चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, बिहार की 2 आर्द्र भूमियों को नए रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली। तो बिहार में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को नए रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। इन दोनों को मान्यता मिलने के बाद अब भारत में कुल 93 रामसर स्थल हो गए हैं। ये कुल 13,60,719 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। बिहार में पहले से 3 रामसर स्थल हैं। बेगूसराय की काबर झील यानी काबर ताल, जमुई जिले के नागी एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नई आर्द्र भूमियों के विषय में देखते हैं तो दोनों आर्द्र भूमियां गोखुर झीलें हैं। गोखुर झील अर्ध चंद्राकार झील होती है जो किसी घुमावदार नदी के किनारे निर्मित होती है। गोकुल जलाशय बक्सर जिले में गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर अवस्थित है। पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित उदयपुर झील उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य से घिरी हुई है। यह कई प्रवासी पक्षियों खासकर पोचाड़ यानी अयथ्या फेरिना जैसे पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन विश्राम स्थल है। रामसर कन्वेंशन के विषय में देखते हैं तो रामसर कन्वेंशन को 1971 में अपनाया गया था। यह यूनेस्को के तहत एक अंतर सरकारी संधि है। उद्देश्य यह संधि आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं उनके बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है। मानदंड की बात करें तो रामसर स्थल घोषित होने के लिए एक आर्द्र भूमि को 9 मानदंडों में से कम 1 को पूरा करना होता है, जैसे कि नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों को आश्रय प्रदान करना या जैविक विविधता का संरक्षण करना आदि। भारत ने 1982 में इस कन्वेंशन की भी पुष्टि की थी। फिर नेक्स्ट है, भारत के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। तो यूनेस्को ने भारत के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को 26 नए स्थलों के साथ अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया। इस नामांकन के बाद भारत के कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। दुनिया भर में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर अब 785 हो गई है। वहीं मध्य अफ्रीका का एक द्वीपीय राष्ट्र साओ टोमे एंड प्रिंसिपे ऐसा पहला देश बन गया है जिसका पूरा क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। इसके विषय में देखते हैं तो यह भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है। यह यूनेस्को के WNBR में शामिल सबसे शीत और शुष्क पारितंत्रों में से एक है। यह हिमालय में स्थित है और उत्तर में लद्दाख यानी लेह एवं कारगिल जिलों से लेकर दक्षिण में किन्नौर तक फैला हुआ है। संरक्षित क्षेत्र तो इसमें पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास का क्षेत्र तथा चंद्रताल एवं सरचू और कीबर वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। बायोम की बात करें तो यह शीत मरुस्थल बायोम का निर्माण करता है। यहाँ चरम जलवायुएं दशाएं पाई जाती हैं जिसका कारण हिमालय के पवन विमुख ढलान पर अवस्थिति जो इसे वृष्टि छाया क्षेत्र बनाता है और बहुत अधिक ऊंचाई है। संस्कृति, यहाँ बौद्ध संस्कृति पाई जाती है। यहाँ पर गोम्पा बौद्ध मठ, चोटेन उल्लेखनीय प्रकार के स्तूप और मणि दीवारें, पत्थरों की लंबी व चौड़ी कतार जैसी संरचनाएं मिलती हैं। इसके अलावा लद्दाख की बौद्ध मंत्रोच्चारण परंपरा यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में दर्ज है। जीव जंतु तो हिमतेंदुआ, हिमालयी आइबेक्स, ब्लू शिप यानी भरल, हिमालयी भेड़िया, गोल्डन ईगल आदि। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के विषय में देखते हैं तो WNBR की स्थापना 1976 में की गई थी। इसका प्रबंधन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत किया जाता है। MAB कार्यक्रम की शुरुआत 1971 में की गई थी। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार करना है। उद्देश्य है ये नेटवर्क मानव समाजों और प्राकृतिक पारितंत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है तथा सतत विकास को संभव बनाने में मदद करता है। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ओजोन प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक पाया गया। CPCB की एक रिपोर्ट में यह पाया गया कि देश में ओजोन प्रदूषण में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इसके बाद दूसरे स्थान पर मुंबई महानगर प्रदेश है। ओजोन के विषय में देखते हैं तो ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है। यह वायुमंडल की 2 परतों में पाई जाती है, समताप मंडल और शोभ मंडल। समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। शोभ मंडल में यह एक वायु प्रदूषक है। सुरक्षित ओजोन स्तर 8 घंटे के लिए 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और 1 घंटे की सीमा 180 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। धरातलीय ओजोन के विषय में देखते हैं तो धरातलीय ओजोन एक द्वितीयक और वायुमंडल में कम समय तक रहने वाला प्रदूषक है। यह वातावरण में केवल कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्तों तक ही मौजूद रहती है। उत्तरदायी कारक तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया से बनती है। मानव निर्मित स्रोत तो परिवहन, विद्युत संयंत्र, घरेलू गतिविधियां, कृषि संबंधी गतिविधियां आदि। प्राकृतिक स्रोत NOx का मृदा
आधारित उत्सर्जन, वनाग्नि के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड और जैव मंडलीय मीथेन उत्सर्जन आदि। धरातलीय ओजोन के प्रभाव देखते हैं तो ये ब्रोंकाइटिस को और गंभीर बना सकती है, अस्थमा को बढ़ावा देती है। जलवायु पर क्या प्रभाव है? ये विकिरण को अवशोषित करती है और एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस की तरह काम कर सकती है। यह धूम कोहरे का मुख्य घटक भी है। कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है तथा कुछ पादप प्रजातियों के समग्र विकास को अवरुद्ध करती है। फिर नेक्स्ट है, भारत ने पहला पूर्णतः स्वदेशी यानी 4G 5G रेडी नेटवर्क लॉन्च करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। तो यह नेटवर्क BSNL ने प्रस्तुत किया है तथा इसे CDOT, तेजस और TCS के सहयोग से विकसित किया गया है। इससे भारत को 5G तकनीक को तेजी से अपनाने और भविष्य में 6G की नींव रखने की क्षमता प्राप्त होगी। स्वदेशी 4G स्टैक का महत्व देखते हैं तो रणनीतिक स्वायत्ता, यह भारत को अपनी दूरसंचार अवसंरचना पर नियंत्रण प्रदान करेगा। इससे विदेशी तकनीकों एवं विदेशी विक्रेताओं पर निर्भरता घटेगी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत होगी। क्लाउड नेटिव, तो इससे तीव्र अपग्रेड, स्केलेबिलिटी और भविष्य में 5G की ओर आसानी से बढ़ने में मदद मिलेगी। सुलभता में सुधार, तो आदिवासी क्षेत्रों, दूरदराज के गांवों और पहाड़ी इलाकों में गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सेवाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी। आपूर्ति श्रृंखला विकास, तो इससे स्थानीय स्तर पर विनिर्माण और परिनियोजन से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तथा आपूर्तिकर्ता इकोसिस्टम मजबूत होगा। इसके अलावा इससे कुशल घरेलू कार्यबल भी तैयार होगा। तकनीकी क्षमता, तो इस उपलब्धि के साथ भारत अब विश्व के उन चुनिंदा 5 देशों में शामिल हो गया जिनके पास पूर्णतः स्वदेशी 4G सेवाएं शुरू करने की क्षमता है। भारत में 5G और 6G तकनीक, तो 5G नेटवर्क की बात करें तो इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध करवाने के लिए 2022 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में देश के अधिकांश जिलों में यह सेवा पहुंच चुकी है। 6G तकनीक, तो यह वर्तमान में विकास के चरण में है और इसके 2030 तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। सरकार ने इसके लिए कई पहले आरंभ किए हैं, जैसे भारत 6G विजन, शैक्षणिक संस्थानों में 100 5G लैब्स की स्थापना, इंडिया 6G अलायंस का गठन आदि। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली में भगदड़ से कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो यह भीड़ की अचानक और तेजी से हुई हलचल होती है जो अक्सर चोटों और मौत का कारण बनती है। भारत में भगदड़ की घटनाएं, तो पिछले 3 दशकों में भगदड़ की लगभग 4000 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। साल 2000 से 2022 के बीच भगदड़ के कारण 3074 लोगों की मौत हुई है। अध्ययनों से पता चला है कि भारत में ज्यादातर भगदड़ धार्मिक आयोजनों के दौरान हुई है। भीड़ से जुड़ी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारक, तो मानवीय कारक, सहयोग का भंग होना। घबराहट की शुरुआत में लोग अक्सर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। यह सहयोग इसलिए काम करता है क्योंकि हर व्यक्ति यह मानता है कि दूसरा भी सहयोग करेगा। सहयोग के भंग होने के बाद हर व्यक्ति केवल अपनी जान बचाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे भय व घबराहट तेजी से बढ़ने लगती है। क्रेज यानी सेल्सर का सिद्धांत, तो स्मेल्सा ने क्रेज को एक प्रकार के सामूहिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जिसमें लोगों की भीड़ एक विशेष वस्तु या गतिविधि के पीछे भागती है। यह भाग दौड़ इसलिए होती है क्योंकि लोगों को लगता है कि उस चीज को पाने में उन्हें बहुत खुशी, संतुष्टि, लाभ या आनंद मिलेगा। यह अक्सर अवास्तविक यानी अनरियलिस्टिक उम्मीदों पर आधारित होता है। इसमें भीड़ ऐसी तरीके से व्यवहार करने लगती है जो अंततः उसके खुद के हितों के विरुद्ध होता है, यानी जिस चीज को पाने के लिए वे भाग रहे हैं उसकी कीमत या जोखिम इतना बढ़ जाता है कि वह अब उनके लिए लाभदायक नहीं रहती। संरचनात्मक कारक, तो जैसे निकास द्वार या निकासी मार्ग बंद होना, रोशनी का अभाव होना आदि। प्रबंधन संबंधी खामियां, तो गलतफहमी, गलत सूचना। उदाहरण के लिए तिरुपति 2025 में लोग इसलिए दौड़ पड़े क्योंकि उन्हें गलतफहमी हुई कि टिकट काउंटर खुल गए हैं। अन्य अलग अलग समूहों के लिए भीड़ के प्रवाह को चरणबद्ध करना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भीड़ प्रबंधन पर दिशा निर्देश देखते हैं तो क्षमता नियोजन, आगंतुकों के आने जाने पर नजर रखना, बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, आराम की जगह आदि सुनिश्चित करना, कई रास्तों का इस्तेमाल करना। जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन, तो बड़े आयोजनों में संभावित खतरों और जोखिमों का पहले से मूल्यांकन करना ताकि समय रहते बचाव एवं राहत की बेहतर तैयारी की जा सके। कार्यवाही की योजना बनाना, अलग अलग विकल्प तय करना और जरूरी संसाधनों की सूची बनाना और उपलब्धता के अनुसार उन्हें मिलाना। फिर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा सप्ताह में भारत ने समान विचारधारा वाले ग्लोबल साउथ के देशों की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की। तो भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों के बीच अधिक परामर्श और संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए संयुक्त प्रयास पर जोर दिया। ग्लोबल साउथ की अवधारणाओं में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया के क्षेत्र शामिल हैं। ये वे विकासशील राष्ट्र हैं जिनका उपनिवेशवाद और आर्थिक हाशियाकरण का साझा ऐतिहासिक अनुभव रहा है। उभरती विश्व व्यवस्था में ग्लोबल साउथ की भूमिका देखते हैं तो बहुपक्षीय सुधार,
ये देश एक निष्पक्ष और अधिक न्याय संगत विश्व व्यवस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व बैंक, WTO जैसी वैश्विक गवर्नेंस संस्थाओं में सुधार का समर्थन करते हैं। आर्थिक शक्ति तो यह देश वैश्विक GDP समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इनके पास विशाल उपभोक्ता बाजार और युवा कार्यबल मौजूद है। बहुध्रुवीयता को मजबूत करना तो ग्लोबल साउथ के देश न्यू डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकी संघ, ब्रिक्स जैसे वैकल्पिक मंचों की स्थापना के जरिए बहुध्रुवीयता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सतत विकास तो गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दक्षिण दक्षिण सहयोग एवं साझेदारी के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। ग्लोबल साउथ के साथ भारत की भागीदारी तो आर्थिक सहयोग, इसके तहत भारत ने विशेष रूप से अफ्रीकी और लैटिन अमेरिका देशों के साथ व्यापार संबंधों में वृद्धि की है। साथ ही दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों को में महत्वपूर्ण निवेश किया है। विकास सहायता तो भारत इन देशों में अवसंरचना का विकास कर रहा है और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। साथ ही उन्हें ऋण, तकनीकी सहायता आदि प्रदान करता है। बहुपक्षीय भागीदारी तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन जैसे बहुपक्षीय संगठनों के गठन में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका तथा भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन जैसी साझेदारियों ने ग्लोबल साउथ के साथ भारत की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। राजनयिक सेतु तो भारत ने रणनीतिक स्वायत्ता की नीति अपनाई है। भारत जलवायु परिवर्तन, व्यापार और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मतभेदों को खत्म करने के लिए पश्चिम एवं ग्लोबल साउथ दोनों के साथ जुड़ाव रखता है। फिर अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। तो सोनम वांगचुक को हाल में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया। वे लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और इस क्षेत्र को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के लिए जारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इसके विषय में देखते हैं तो यह कानून केंद्र और राज्य को यह अधिकार देता है कि वे ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले सकें जिनकी गतिविधियां भारत की रक्षा, अन्य देशों के साथ संबंध, भारत की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखने में बाधक बन रही हो। आदेश जारी करने का अधिकार तो जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर हिरासत में लेने का आदेश जारी कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें अनुमति प्राप्त हो। कानून तो अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने के कारणों के बारे में 5 दिनों के भीतर यानी विशेष मामलों में 15 दिनों तक सूचित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है PM ई-ड्राइव योजना। तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए संचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। देखते हैं इसके विषय में। तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय इसका क्रियान्वयन मंत्रालय है। उद्देश्य है देश में इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा देना और आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना ताकि स्वच्छ और सतत परिवहन प्रणाली को बढ़ावा मिले। योजना के मुख्य घटक सब्सिडी, मांग आधारित प्रोत्साहन, इलेक्ट्रिक 2 पहिया, तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक, ई-बस और अन्य नए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी, मांग आधारित प्रोत्साहन उपलब्ध कराना। पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान तो इलेक्ट्रिक बस खरीदने, चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क स्थापित करने और MHI की परीक्षण सुविधा को अपग्रेड करने के लिए वित्त पोषण प्रदान करना। फिर नेक्स्ट है एस्ट्रोसेट। तो अंतरिक्ष खगोल विज्ञान को समर्पित भारत की पहली वेधशाला एस्ट्रोसेट अपनी सेवा के 10 साल पूरे कर चुकी है। इसके विषय में देखते हैं। तो एस्ट्रोसेट खगोल विज्ञान को समर्पित भारत का पहला मिशन है। इसका उद्देश्य एक्स-रे, ऑप्टिकल और UV स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना है। यह एक ही सैटेलाइट से अलग अलग खगोलीय पिंडों का एक साथ मल्टी वेवलेंथ पर अध्ययन संभव बनाता है। इसे श्रीहरिकोटा से PSLV C-30 रॉकेट के जरिए पृथ्वी से 650 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। एस्ट्रोसेट मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्य देखते हैं। तो न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल वाले बाइनरी सिस्टम में उच्च ऊर्जा वाली गतिविधियों को समझना, सितारों के जन्म के क्षेत्रों और सितारों से संबंधित प्रणाली में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, आकाश में क्षण भर के लिए चमकने वाले नए एक्स-रे स्रोतों का पता लगाना। नेक्स्ट है साउंड डिटेक्शन एंड रेजिंग सिस्टम। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में साउंड डिटेक्शन एंड रेजिंग सिस्टम केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसे CSIR एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसके विषय में देखते हैं। तो SODIR ध्वनि संपदों को भेजकर और उसके बाद लौटे हुए सिग्नल की तीव्रता और आवृत्ति की निगरानी करके किसी चीज का पता लगाता है। विशेष रूप से यह निचले वायुमंडल की पवन की विशेषता और तापमान संरचना का निर्धारण करता है। यह ताप व्युत्क्रमण की ऊंचाई, कोहरे की परत की ऊंचाई, विक्षोभ की प्रबलता आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो निसार सैटेलाइट ने पृथ्वी की सतह की पहली रडार इमेज भेजी। ये दुनिया का ऐसा पहला भू अवलोकन सैटेलाइट है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर ड्यूल फ्रीक्वेंसी वाले सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी L बैंड और S बैंड लेकर गया है।
इसे सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। यह पृथ्वी की जमीन और बर्फीली सतहों की हर मौसम में तथा दिन और रात की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें उपलब्ध कराएगा। यह प्रत्येक 12 दिनों में प्रत्येक स्थान से दोबारा गुजरेगा। उपयोग तो आपदा प्रबंधन, जलवायु की निगरानी आदि में। इसे इसरो के GSLV F-16 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। यह पहली बार था जब GSLV यान ने किसी सैटेलाइट को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। फिर नेक्स्ट है ऑकस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम। तो हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना में कहा कि 1 अक्टूबर 2026 से सभी नए निजी और वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहन में ऑकस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य पैदल चलने वालों को चेतावनी देना है कि पास में कोई इलेक्ट्रिक वाहन आ रहा है, क्योंकि ये वाहन आवाज नहीं करते और कई बार दुर्घटनाओं का कारण बन जाते हैं। इसके विषय में देखते हैं। यह इलेक्ट्रिक वाहनों में लगाई गई सुरक्षा प्रणाली है। वाहन में बाहर लगा स्पीकर वाहन की गति के अनुसार अलग अलग आवाजें निकालता है, ताकि पैदल यात्रियों को उनकी मौजूदगी का पता चल सके। अमेरिका, जापान और कुछ यूरोपीय देशों ने पहले ही हाइब्रिड वाहनों में इस प्रणाली का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। फिर नेक्स्ट, स्वच्छ शहर जोड़ी। तो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ शहर जोड़ी पहल शुरू की है। यह पहल स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत लागू की जाएगी। इसके विषय में देखते हैं। यह एक व्यवस्थित मेंटरशिप और सहयोग आधारित कार्य योजना वाला कार्यक्रम है। इसमें 72 मार्गदर्शक शहर और लगभग 200 सीखने वाले शहर शामिल होंगे। मेंटी शहरों को अच्छे प्रदर्शन करने वाले शहरों से सीधे सीखने का अवसर मिलेगा, ताकि वे उनकी सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को अपने यहाँ लागू कर सकें। उद्देश्य ज्ञान और अनुभव साझा करना, एक दूसरे से सीखना और स्वच्छता व अपशिष्ट प्रबंधन में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को पूरे शहरी भारत में फैलाना। नेक्स्ट है वेज एंड मीन्स एडवांस। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के लिए केंद्र सरकार हेतु वेज एंड मीन्स एडवांस की सीमा निर्धारित की है। वेज एंड मीन्स एडवांस की सीमा RBI द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से तय की जाती है। यह एक अस्थायी अग्रिम है जो RBI द्वारा केंद्र सरकार को प्राप्ति और भुगतानों में अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए दिया जाता है। एडहोक ट्रेजरी बिल्स के विपरीत WMA का उपयोग राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए नहीं किया जाता। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी वेज एंड मीन्स एडवांस की सुविधा उपलब्ध है। कानूनी फ्रेमवर्क तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 RBI को वेज एंड मीन्स एडवांस प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है। ब्याज दर, वेज एंड मीन्स एडवांस पर ब्याज दर RBI की रेपो दर होती है। हालांकि ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर रेपो दर से 2% अधिक होती है। अवधि, वेज एंड मीन्स एडवांस दिए जाने की तारीख से 3 महीने के भीतर इसका पूरी तरह से भुगतान करना होता है। फिर अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है रानी रासमणी। तो प्रधानमंत्री ने रानी रासमणी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्तमान उत्तरी 24 परगना के कोना गांव में उनका जन्म हुआ था। योगदान की बात करें तो सांस्कृतिक योगदान, बंगाल में दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना की उन्होंने। श्री रामकृष्ण परमहंस को संरक्षण प्रदान किया। सामाजिक योगदान है, बहुविवाह, बाल विवाह और सती जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुविवाह के खिलाफ एक मसौदा विधेयक भी प्रस्तुत किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों का समर्थन किया। मूल्य है सहानुभूति, करुणा आदि। ठीक है, ये बात की हमने रानी रासमणी की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।